नमस्कार दोस्तों। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं और ये एक कंपटीशन है जिसे मैं पहले 2 क्विज कंपटीशन किए थे। पहला क्विज कंपटीशन मेरा डीआर के ऊपर था और दूसरा सिलेक्शन के ऊपर था। आज जो कोशिश है मेरी वो है सेटलमेंट ड्यूज रिटायरमेंट बेनिफिट जो होते हैं उसके ऊपर मैं एक क्विज कंपटीशन करने जा रहा हूँ जिसमें इस बार मैंने वेस्टर्न रेलवे के जो एम्प्लॉई है उनको ना लेके बाहर के इंडियन रेलवे के बाकी 2 एम्प्लॉइज को लिया है। हालाँकि 4 को लेने की कोशिश थी, किन्हीं कारणों से बाकी 2 आज उपस्थित ना हो पाए। तो आज 2 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो मेरे सामने हैं, उनसे परिचय कराऊँगा। पहले तो मैं थोड़ी सी बातें बता दूँ। जो कंडीशन है कि क्वेश्चंस मेरे पास 111 क्वेश्चन हैं जो शायद 2 या 3 पार्ट में हो पाएँगे और में कंडीशन ये है कि जो क्वेश्चन बताएगा उसको पहले +10 देंगे। क्वेश्चन गलत होने पर -5 और अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आता वो पास कर सकता है। पास करने के बाद जो नेक्स्ट जो हमारा जो बंदा है वो अगर जवाब देता है तो उसको +5 मिलेगा। तो टोटल 111 क्वेश्चन है और कोशिश की है कि जो सेटलमेंट जो सब्जेक्ट है हमारा, मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसी के कनेक्शन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं अपने पार्टनर्स जो हैं मेरे साथ मतलब उनको बोलूँगा कि प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दें। मैम। नमस्कार जी, मेरा नाम माधुरी काकमानू है और मैं पर्सनल डिपार्टमेंट संचालक सिकंदराबाद डिवीजन के पर्सनल डिपार्टमेंट में ओएस की पद पर कार्यरत हूँ। नेक्स्ट। Hi everybody, I'm Resli here from Hubli Division, Southwestern Railway, working as OS. तो आप दोनों को स्वागत है। बधाई हो आप दोनों को कि मेरे साथ यूट्यूब पे आप कार्यक्रम दे रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ दोनों को शुभकामनाएं कि अच्छे से जवाब दें और कोशिश करते हैं कि इसमें हाईएस्ट मार्क्स किसके आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले माधुरी मैडम से। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द एफआर नंबर, फंडामेंटल रूल नंबर अंडर विच गवर्नमेंट रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट प्रीमेच्योर इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कोई भी हमारा एफआर नंबर क्या है जिसके तहत सरकार जो है किसी भी कर्मचारी को प्री मेच्योर रिटायरमेंट दे सकती है। ए है एफआर 51J, बी एफआर 54J, सी एफआर 56J, डी है एफआर 62J। ऑप्शन सी FR 56J। करेक्ट है। इसमें आप +10 कर सकते हैं। अगला रहेगा रेस्ली के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस द रेलवे accommodation is permitted to be retained by the family of deceased for a period of 2 years, the time limit for availing the composite transfer grant is। किसी भी कोई रेल कर्मचारी है, उसकी डेथ हो गई है, उसकी फैमिली को 2 साल जो क्वार्टर रिटेंशन परमिशन मिला है, तो वो परिवार जो है सीटीजी का क्लेम कितने महीने तक कर सकता है? पहला ए है 24 मंथ्स, बी 30 मंथ्स, सी 36 मंथ्स और डी है 48 मंथ्स। B 30 months. बी 30 मंथ्स करेक्ट है आपका आंसर। 10 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन दैट कैन बी कम्यूटेड इज। मैक्सिमम जो पेंशन हमको मिलता है उसका मैक्सिमम कितना पोर्शन हम कम्यूट कर सकते हैं? मैडम बोलिए। ऑप्शन बी 40% सर। करेक्ट है। 10 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर सैंक्शन ऑफ पेंशन इज। पेंशन के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लोग गवर्न है Option उसके लिए A10. Option A10. करेक्ट। 10 कर लीजिए। मेरा फॉन्ट दिख रहा है ना आपको? दिक्कत तो नहीं फॉन्ट में? जी Yeah. जी दिख रहा है सर। चलो ठीक। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर रिटायरमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर रिटायरमेंट चार्जशीट कैन बी इश्यूड ओनली बाय द। कर्मचारी रिटायर हो गया है, रिटायरमेंट के बाद चार्जशीट कौन इश्यू कर सकता है? पहला जीएम, दूसरा है कंट्रोलिंग ऑफिसर, सी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी है चीफ पर्सनल ऑफिसर, ये शायद कुछ गलती आ गया डी ऑप्शन में, जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर ये ऑप्शन बी होना चाहिए, कंट्रोलिंग ऑफिसर। ये रॉन्ग लग रहा है मेरे को। आफ्टर रिटायरमेंट Wrong. इसलिए Sir, President of India. -5 मैडम का होगा, आपका +5 कर लीजिए। रिटायरमेंट में बता दूं, किसी भी कर्मचारी के लिए, कोई भी कर्मचारी अगर रिटायर होता है, रिटायरमेंट से पहले उसका जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा वो करेगा, दे सकता है चार्जशीट। रिटायरमेंट के बाद चार्जशीट इशू करना है तो फिर प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा, प्रेसिडेंट को ही पावर है। नंबर 6, आफ्टर रिटायरमेंट चार्जशीट विच इश्यूड while employee was in service can be dropped only by।
थोड़ा-सा मैंने इसको टेस्ट किया है कि एक अभी चार्जशीट इश्यू करने की बात थी क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कर्मचारी रिटायर हो गया है, आफ्टर रिटायरमेंट है, लेकिन चार्जशीट ऑलरेडी जब ही वाज़ व्हाइल इन सर्विस, व्हेन ही वाज़ सर्विस, द चार्जशीट हैज़ बीन इश्यूड टू हिम ऑलरेडी। रिटायरमेंट से पहले उसको चार्जशीट इश्यू हो चुकी थी। अब इंक्वायरी खत्म हो गई, हो गया और चार्जेस प्रूव नहीं हुए और उसमें अब आपको चार्जेस आपको एसएफआई ड्रॉ करनी है, चार्जशीट ड्रॉप करनी है। तो कौन सी अथॉरिटी उसको कर सकती है? इसमें डी ऑप्शन थोड़ा इसमें बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएगा, चीफ पर्सनल ऑफिसर थोड़ा गलती से टाइपिंग एरर आ गया मेरा। ए है जीएम, दूसरा बी है डिसिप्लिन अथॉरिटी, ये लेस्ली का जवाब है, ये ऑप्शन है। सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डी है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, DM sir. जीएम। रॉन्ग, मैडम बोलिए। सर Discipline. अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सर। करेक्ट बी। मैं बता दूं आपको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मैंने करने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये कि इश्यू रिटायरमेंट के बाद चार्जशीट जो इश्यू होती है वो तो प्रेसिडेंट के बाद होती है, लेकिन ड्रॉप करने के लिए प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है अगर चार्जशीट पहले से ही इश्यू हो चुकी है। हाँ, रिटायरमेंट के बाद आपने चार्जशीट प्रेसिडेंट के अप्रूवल से हुई है तो फिर ड्रॉप भी प्रेसिडेंट ही करेगा, उसमें डिसिप्लिन अथॉरिटी का रोल नहीं होता है। लेकिन कोई चार्जशीट ऑलरेडी वाइल इन सर्विस जो हम कर चुके हैं, ये बहुत कम लोगों को जानकारी, इतना डीप क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला इसके अंदर कि रिटायरमेंट के पहले अगर चार्जशीट दे दिया है और हम रिटायरमेंट के बाद पनिशमेंट नहीं देंगे किसी को। मान लीजिए सपोज मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी कर्मचारी है, उसको चार्जशीट दे दी व्हाइल इन सर्विस, एम्प्लॉय रिटायर हो गया, ठीक है ना? रिटायरमेंट के बाद अगर उसको पनिशमेंट सिर्फ एक कट-इन पेंशन ही होता है, दूसरा को पनिशमेंट रूल 6 में जो एनआईपी वो हम नहीं देते हैं। रिटायरमेंट के बाद किसी को पेनल्टी देनी होती है तो वो जो है कट-इन पेंशन में होता है और वो सिर्फ प्रेसिडेंट देते हैं। अगर किसी को एसएफआई दे दी है और हमको पेनल्टी देनी है तो फिर फाइल जो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, वो प्रेसिडेंट ही कट-इन पेंशन देती है, वहाँ डिसिप्लिन अथॉरिटी नहीं कर सकते हैं। वो अपना सजेशन दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग करेंगे कि भाई मैं देना चाहता हूँ अप्रूवल। लेकिन अगर चार्जशीट देने के बाद, इंक्वायरी के बाद अगर चार्जेस नॉट प्रूव होते हैं तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चार्जेस ड्रॉप कर सकता है ना? ये क्वेश्चन आप जो है -5 +5 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, वेदर पेंशन इज पेएबल इन केस ऑफ रिमूवल और डिसमिसल ऑफ ए रेलवे सर्वेंट। कर्मचारी है वो रिमूव डिसमिस हो गया है तो क्या उसको पेंशन मिलेगा? तो ए में है पेंशन इज पेएबल, बी है पेंशन इज नॉट पेएबल, सी है कंपल्शन अलाउंस कैन बी सैंक्शन और डी है नन ऑफ दिस। मैडम बोलिए, माधुरी बोलो। सर ऑप्शन सी कंपैशनेट अलाउंस कैन बी कंसिडर्ड। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सी। इसका आंसर लिखना है, मेरे को करना रहेगी, एक मिनट में कर देता हूँ। ठीक है, अभी आंसर कर देते हैं। इसके बाद हमारा है +10 कर लीजिए। क्वेश्चन 8 है कंपल्शन अलाउंस इन केस ऑफ रिमूव एम्प्लॉई मे बी ग्रांटेड अंडर। इस रूल के तहत, जैसे अभी आपने बताया है अभी क्वेश्चन 7 में कि हम कोई भी कर्मचारी रिमूव डिसमिस होता है तो उसको कंपल्शन अलाउंस सैंक्शन करते हैं, व्हिच इज आल्सो फॉर्म ऑफ पेंशन, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पेंशन। कंपल्शन अलाउंस जो सैंक्शन करने का जो प्रोविजन है पेंशन मैनुअल में, वो किस रूल में आता है? रूल 20, रूल 64, रूल 65, रूल नन ऑफ? 64 sir. 65 है मेरे ख्याल। 60. माधुरी मैडम बोलिए। रूल 65 सर, सी ऑप्शन। तो -5 रेस्टली करो अपना और मैडम आप ये कीजिए आप +5। अगला क्वेश्चन है आपका माधुरी मैडम के लिए, क्वेश्चन 9, इफ an employee have to place under measure DR action after the date of retirement, is the competent to sign the charge sheet after the date of retirement? आफ्टर रिटायरमेंट के बाद कौन चार्जशीट साइन करेगा? तो पहला है चार्जशीट शैल बी साइन बाय द रेलवे बोर्ड, चार्जशीट शैल बी साइन बाय द जीएम, बी में है। सी में चार्जशीट शैल बी साइन बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट। डी है प्रेसिडेंट ऑफ ऑप्शन सी चार्जशीट शैल बी साइंड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट। जी मेरे को तो गलत लग रहा है, इसलिए बोलो। कर्मचारी रिटायर हो गया है Sorry sir. और रिटायरमेंट के बाद उसको चार्जशीट देनी है, एसएफआई मेजर पेनल्टी एक्शन लेना है, तो कौन साइन करेगा? Sir, President of India. Yes.
सही जवाब है। बता दूं आपको, रिटायरमेंट के बाद जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है मेजर डायरेक्शन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होती है। साइन, हालांकि मैं बता दूं, क्वेश्चन अगर लिटरली हम देखा जाए तो साइन प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो अथॉरिटी वहां पर है वो करती है साइन, तो ठीक है ना। लेकिन कहा यह जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करेंगे, तो उनकी साइन से, सिग्नेचर से ये एसएफआई इशू होती है, तो कहा यह जाता है, लेकिन फिजिकली वो साइन नहीं करते हैं, उनके बिहाफ पे जो भी वो करते हैं। जैसे हम लोग डीआरएम के बिहाफ पे, फ्रॉम डीआरएम ही हम साइन करते हैं, एपीओ लोग है ना, तो उनके बिहाफ पे करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा डी, -5 मैडम को हो जाएगा, +5 लेस्ली को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कंपल्सरी अलाउंस सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन, ये लेस्ली का क्वेश्चन रहेगा, लेस्ली का, कि Sir, CC 9,000. मिनिमम जो पेंशन कंपल्सरी अलाउंस है, चूंकि पेंशन का एक फॉर्म है ये, मिनिमम जो पेंशन हो, चाहे कंपल्सरी अलाउंस हो, कोई भी पेंशन का फॉर्म होगा, वो मिनिमम जो होगा 9,000 रुपीज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माधुरी मैडम के लिए, क्वेश्चन नंबर 11, पेंशनर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू हैव कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन रिस्टोर टू देम ऑन एक्सपायरी ऑफ, जो पेंशन हम कम्यूट कराते हैं तो वो कितने टाइम के बाद उसको रिस्टोर किया जा सकता है? ऑप्शन डी 15 years, sir. क्वेश्चन डी +10 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम अमाउंट ग्रेजुटी पेएबल टू अ रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई आफ्टर डीए क्रॉसेस 50%, अगर डीए 50% से ज्यादा बढ़ गया है, क्या है ये जो हमारा डीए अभी 38, उसके बाद 4 बढ़ा, 42% चल रहा है, तो जल्दी ये 50% हो जाता है, कर्मचारी रिटायर होता है तो उसका मैक्सिमम अमाउंट जो है कितना रहेगा ग्रेजुटी का? इसलिए 25, sir. अभी 20 लाख चल रहा है, ठीक है ना, और जैसे ही रूल ये है कि जैसे 50% होगा तो 25% आपका ग्रेजुटी अमाउंट बढ़ जाएगा, तो 50 लाख का 25% जो होता है 5 लाख होता है, तो आपको 5 लाख बढ़ेगा इसमें, तो 25 हो जाएगा। क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन 13, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है मैडम, बताइए। 5 साल की, सर, ऑप्शन डी 5 साल। +10 कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेमेंट ऑफ एनहांस फैमिली पेंशन टू फैमिली ऑफ डिजीज एम्प्लॉई, कोई कर्मचारी है उसकी, अगर उसकी डेथ हो जाती है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर, तो उसकी वाइफ को एनहांस फैमिली पेंशन, मतलब पेंशन की बढ़ी हुई दर पे मिलता है, रेट है, रूल है, वो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग कितनी सर्विस उसको करनी पड़ेगी उसको, एम्प्लॉय को, अगर उसके बाद डेथ हुई तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो इसके लिए क्या रूल, क्या आंसर है? इसलिए 7, sir. करेक्ट। प्लस 7 साल कोई कर्मचारी कर लेता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, और उसकी डेथ होती है तो बड़ी हुई दर पर उसको पेंशन मिलता है, अगर नहीं हुआ तो फिर उसको नॉर्मल जो 30% है वही मिलेगा। नंबर 15, न्यू पेंशन स्कीम इज इफेक्टिव फ्रॉम, काफी सिंपल क्वेश्चन है, एनपीएस कब से लागू हुआ मैडम? 1 January 2004, ऑप्शन ए। आई थिंक इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्विज। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यू एंट्रेंस इन रेलवे सर्विस विल कम अंडर एनपीएस Automatically. ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन 16 का ए आंसर सही है, +10 कर लीजिए। क्वेश्चन 17 है, एनपीएस स्कीम इज ए कंट्रीब्यूटरी, बी नॉन कंट्रीब्यूटरी, नन सी है, और डी है ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन ए कंट्रीब्यूटरी, सही है, +10 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एनपीएस इज ए सिंगल टायर सिस्टम, बी 2 टायर सिस्टम, सी 3 टायर सिस्टम, डी नन ऑफ दिस। लेस्ली 2 tier. करेक्ट, +10 कर लीजिए। क्वेश्चन 19, द कंट्रीब्यूशन पेएबल बाय द एम्प्लॉई में मंथली बेसिस, जी बोलिए। मंथली बेसिस, सर। मंथली बेसिस, करेक्ट, +10 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर इज, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर विल कंसिस्ट ऑफ, कितना डिजिट का है परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर? 16, sir. 16 डिजिट, +10 कर लीजिए। क्वेश्चन 21, द नोडल ऑफिसर फॉर एनपीएस फॉर ईच रेलवे, जो रेलवे में जो नोडल ऑफिसर रहेंगे एनपीएस के लिए कौन रहेंगे? ये एक्चुअल में 20 नंबर मैडम ने कैसे बताया? अच्छा लेस्ली तुमने जवाब दिया था अभी? लेस्ली ने दिया था, सर। मैंने दी, sir. ओके, मैं सुन रहा था। 21 का बोलिए मैडम सर। डिफेंस ही है वो, सर। +10 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस 10%. 10%. ओके, +10।
क्वेश्चन 23 डीएनएस अलाउंस इज टू बी टेकन विथ पे फॉर कंट्रीब्यूशन। लिया जाएगा डीएनएस अलाउंस? नहीं लिया जाएगा? जी लिया जाएगा सर, क्या बोला मैडम? लिया जाएगा, ऑप्शन ए, यस। +10 कर लीजिए। क्वेश्चन 24 द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस 14%, फॉर sir. जी 14%. गुड। क्वेश्चन इजी है ना? जी सर। क्वेश्चन 25 एवरी रेलवे सर्वेंट शैल रिटायर फ्रॉम सर्विस। वो जो रेलवे सर्वेंट है रिटायर होगा कब होगा? फर्स्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑन द डे ही अटेन्स 60 इयर्स, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एज डिजायर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए, लास्ट डेट ऑफ द मंथ। ठीक है, +10। क्वेश्चन 26 द रिटायरमेंट एज बिकम 60 इयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। कब से 60 साल हुआ? पहले 58 साल में रिटायर होता था रेलवे कर्मचारी, फिर 60 इयर्स किया। ए 1196, बी 1796, सी 1797, डी है 13598। इसलिए Sir, A, sir. रॉन्ग मैडम। ऑप्शन डी सर, 13 मई 98। 13 ये याद रख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कैन बी मेड बाय द। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो कर सकते हैं कौन करेगा? जीएम, रेलवे बोर्ड, एचओडी कंसर्न, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी। Question 28 a railway employee in group A B service और पोस्ट में भी रिटायर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ। ये मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन सभी कुछ 2-4 क्वेश्चन जो आएंगे वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट वाले आएंगे आपके, ठीक है ना, सर्विस रिव्यू वाले, उसके कनेक्शन में क्वेश्चन है ये। तो ये 55. लेस्ली बताएगी सर्विस रिव्यू के अपने पढ़े होंगे 55. सर्विस रिव्यू। 55, sir. 55. इसमें 55, sir. मैडम आप बोलिए। नो आइडिया सर। ये ग्रुप ए बी के लिए 50 इयर्स है इसमें, ठीक है। Question 29 a group C railway employees may be retired on attaining age। सेम ये जो ऊपर क्वेश्चन है ये ग्रुप ए बी था, ये ग्रुप सी के लिए। इसके लिए क्या आंसर रहेगा? 55 इयर्स। इसमें इसमें 55 है, ठीक है ना। ए बी के लिए 50 है और इसमें ग्रुप सी के लिए 55 है। उसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 30 रिव्यू ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इज टू बी डन व्हेन ही। नंबर 1 आएगा ऑप्शन इसमें है ग्रुप सी आफ्टर कंप्लीटिंग 30 इयर्स सर्विस इफ नॉट गवर्नर पेंशन रूल अंडर द 1804। Group C after attaining 55 years age, any employee after completing 30 years of service. Group AB after attaining 50 years of age if enter service or age 35। इसमें क्या रहेगा का 1 2 क्या सही है इसमें? सीरियसली के लिए हुआ थोड़ा लग रहा है मेरे को उनको। One, 2, 3. Sir, D, sir. मेरे ख्याल सभी सही है। Sorry. एक मिनट में चेक कर लूँ 30 का। ये भी थोड़ा Yeah, sir. All are correct, sir, actually. एक मिनट जरा मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। जी हाँ ऑल आर करेक्ट, ठीक है ना। मुझे लग ही रहा था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें 31 रिव्यू कमेटी इन डिविजनल लेवल टू कंसीडर केस विल कंसिस्ट ऑफ। रिव्यू कमेटी में कौन कौन रहेंगे इसमें? 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, एक चेयरमैन, 2 मेंबर। मैडम एक चेयरमैन, वैसे 3 मेंबर रहते हैं, एक चेयरमैन, 2 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, +10 कर लीजिए। रिव्यू कमेटी आर टू बी सेटअप डिपार्टमेंट वाइज, डिवीजन वाइज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। Okay. लेस्ली
Both A and B, sir. सही है। तो सर रिव्यू जो होता है वो डिपार्टमेंट वाइज़ जो उसकी टीम बनती है इसमें, वो डिपार्टमेंट वाइज़ भी अलग बनती है और डिवीज़न वाइज़ भी, हर डिवीज़न का अलग-अलग होता है। पहले जो पुराना नियम था उसमें आपको बता दूँ कि आपको जो कमेटी बनती थी उसमें एक दूसरे डिवीज़न का एडजॉइनिंग डिवीज़न का एक मेंबर रखना पड़ता था। जो 3 ऑफिसर की कमेटी होती थी ना आपको, पहले एडजॉइनिंग का रहता था, हेडक्वार्टर में एडजॉइनिंग हेडक्वार्टर का रखना पड़ता था। अभी फिर चेंज हो गया रिसेंटली, ये शायद 1 आध साल हुआ है, जिसमें अब बोल दिया कि एक ही डिवीज़न के आप रख सकते हो ऑफिसर, अलग ऑफिसर, ठीक है ना? ये अभी लेकिन वो डिपार्टमेंट वाइज़ और डिवीज़न वाइज़ अलग ही होगी अब तो। क्वेश्चन नंबर 33, नो रेलवे एम्प्लॉई शुड ऑर्डिनरी बी रिटायर्ड अंडर सर्विस रिव्यू इफ ही वुड बी रिटायरिंग ऑन सुपरनेशन। कर्मचारी है उसको सर्विस रिव्यू में नहीं लाना है। इसमें एक रूल है कि सर्विस रिव्यू हम जब करते हैं उसकी अलग-अलग कंडीशन है। अगर वो नियर फ्यूचर में रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको नहीं लाना। तो नियर फ्यूचर का टाइम कितना है? अगले 6 महीने, अगले 2 साल, अगले 1 साल, नन ऑफ द अबव। नंबर सर 33 मैडम। 3 महीने का वक्त है, नन 3 ऑफ द महीने का। अबव। रेस्ली? Within 6 months, sir. दोनों -5 कर लीजिए। इसमें रूल ये है कि अगर कोई विदिन 1 ईयर अगर रिटायर हो रहा है तो उसको नहीं लेना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है 34, रिटायर्ड एम्प्लॉई मे सबमिट ए रिप्रेजेंटेशन। कर्मचारी जो है जैसे सर्विस रिव्यू में उसका नाम आ गया है, उसको रिटायर हम कर रहे हैं। उसको जब इंटीमेट करेंगे तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। तो कितने दिन में देगा? विदिन 7 डेज, विदिन 10 डेज, विदिन 3 वीक्स, नन ऑफ द अबव। ये रहेगा रेस्ली के लिए क्वेश्चन। None of the above, sir. ऑप्शन सी, विदिन 3 वीक्स। ये सही है। -5 तो रिप्रेजेंटेशन जो विदिन 3 वीक्स देगा वो, उसको कौन डील करेगा? किसके पास जाएगा? नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन कमिटी इज कौन रहेंगे इसमें हेड? एजीएम, जीएम, एआरएम, सीनियर डीजीएम। यार लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर्विस रिव्यू का, इसके बाद नहीं है आपके। एजीएम सर के पास। करेक्ट है, +10 कर लीजिए। सर्विस रिव्यू कुछ क्वेश्चन मैंने डाले थे, खत्म हो गया यहाँ पे। क्योंकि सर्विस रिव्यू इसलिए डाला मैंने कि इसमें कई बार हम सेटलमेंट में इसको अनटच छोड़ देते हैं, इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है ना? ये पेपर बनाएगा, जो भी लोग मेरे वीडियो भी देख रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि हम सर्विस रिव्यू का बिल्कुल छोड़ ही दें। उसको भी टच करना, उसमें भी क्वेश्चन आजकल वो टॉप प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है, बोर्ड से बार-बार चिट्ठियाँ आती है, सर्विस रिव्यू कितने हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना? तो उसमें वेटेज बराबर है, इसलिए मैंने कहा वो छूट नहीं जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाले कुछ। 36 है रेस्ली के लिए, इफ एनी रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई सब्सिक्वेंटली रीस्टेट नॉन ड्यूटी पीरियड में बी एडजस्टेड। कोई कर्मचारी है जिसको रिमूव वगैरह जो भी कर दिया हमने, उसको रीस्टेट किया है, जो नॉन ड्यूटी का पीरियड है उसको हम एडजस्ट करते हैं। अगले अगेंस्ट लीव नॉट ड्यू, डज नॉट ड्यूटी, एनी ऑफ द अबव। Sir, leave not due. Leave not due. Maybe adjusted. लीव नॉट ड्यू तो मैडम है ही नहीं यहाँ पे कोई। Sir, duty, sir, actually. कंफर्म लॉक कर दूं? Sir, duties. रॉन्ग। मैडम बताइए। डाइस नॉन पीरियड ना सर? मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया क्वेश्चन का। कोई कर्मचारी रजिस्टर्ड होता है, मान लीजिए कोई रिमूव हो गया, 3 महीने पहले रिमूव हो गया, अब उसको रिमूव के बाद अब उसको रिस्टेंड कर रहे हैं, कोई भी दूसरी पेनल्टी दे रहे हैं हम, ठीक है? रिजेक्शन दे रहे हैं या कुछ इंक्रीमेंट बंद कर रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं नॉन ड्यूटी क्या होता है, डाइज नॉन क्या होता है, जरा सा मैं थोड़ा समझा दूं, बहुत कम लोगों को मालूम है आज वीडियो के माध्यम से कि कोई भी कर्मचारी जब डायग्नोज क्या होता है कि जब हम कोई एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में ब्रेक हो जाता है किसी वजह से, एब्सेंट हो गया है तो ब्रेक हो गया, ठीक है ना? और ऐसे ही रिमूव हो गया तो उसकी सर्विस खत्म होगी, फिर वापस वो नहीं रीइंस्टेट हो रहा है, तो कोई भी 2 पीरियड को जोड़ना ज़रूरी होता है, ठीक है ना? तो मतलब ये आपकी हाथ की हड्डी टूट गई यहाँ से बीच से, इसको हम Maybe जोड़ते हैं इसको, adjusted as ठीक है? duty. प्लास्टर बाँध के जैसे भी स्टील विल से लगा के,
ऐसे ही रेलवे की सर्विस में भी ओल्ड पेंशन स्कीम में जब 2 पीरियड हैं वो अलग-अलग हो गए हैं, उनको जोड़ना ज़रूरी है। एक पुराने वीडियो में बताया हुआ है। तो जोड़ने के लिए जो ब्रिज इस्तेमाल करते हैं उसी का एक नाम है डायज़नोन, ठीक है ना? तो ये बात होगी डायज़नोन। तो आता है कि डायज़नोन मतलब हम जोड़ेंगे तब जब ब्रेक आ गया, हड्डी टूट गई। लेकिन अगर टूटी ही नहीं हड्डी आपकी, तो फिर आपको हड्डी जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी सर्विस है, अगर कोई आदमी रिमूव हो गया है, रीइंस्टेट होता है, तो उसमें लिखा हुआ है डीम्ड टू बी कंडोनेशन ऑफ पीरियड, उसमें ऑलरेडी पीरियड जुड़ गया ऑटोमेटिक। उसका मतलब यही, कोई भी रिमूव होने के बाद उसको रीइंस्टेट करते हैं तो दैट इज ऑलरेडी जुड़ गया उस चीज पीरियड को। अब आप उसको अलग से जोड़ने के लिए फिर डायज़नोन लाने की जरूरत नहीं है। एब्सेंट हो गया पीरियड तो वहां आपको डायज़नोन करना पड़ेगा। सस्पेंशन पीरियड है, सस्पेंशन रह गया, तो हम डायज़नोन उसको जोड़ने के लिए हमको डायज़नोन बनाना पड़ेगा। लेकिन एक कर्मचारी अगर रिमूव हो गया है तो रीस्टेट कर रहे हैं, रीस्टेट में ही इट सेल्फ इंक्लूसिव ऑफ अ पीरियड कंबाइंड, दोनों को जुड़ना है, उसका मतलब ये होता है। ये कभी भी रिमूव से रीस्टेट के पीरियड में डायज़नोन कभी नहीं आएगा। ये कई लोग, बहुत कम लोगों को चीज, बहुत बारीकी बात है लेकिन समझ में नहीं आता, है ना? तो ये चीज हमें देखिए कि उसको हम बोलते हैं नॉन ड्यूटी। रिमूव के बाद हम जो वर्डिंग होगा कभी डायग्नोस नहीं होगा, वो हमेशा नॉन ड्यूटी पीरियड उसको काउंट होता है कि क्या करना है। तो नॉन ड्यूटी पीरियड को, अब उसकी नॉन ड्यूटी का मतलब पीरियड कम नहीं हो रही सर्विस में, क्वालिफाइंग सर्विस में, अब उसको एम्प्लॉय चाहे तो क्या कर सकता है, उसको काउंट कराना उस पीरियड को, तो वो लीव नॉट ड्यू अगेंस्ट, पहला जो होता है अगेंस्ट लीव, जो भी ड्यू उसके पास अवेलेबल है वो ले लेगा, तो पीरियड आपको जुड़ जाएगा, उसको पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में चलेगी। मतलब 3 महीने का पीरियड है, 3 महीने की जो भी उसकी एलएपी एचएलएपी होगी वो लगा देगा, तो उतना पीरियड उसका 3 महीने उसकी क्वालिफिकेशन में जुड़ जाएगी, इसमें की जरूरत नहीं। तो इसमें लिखा हुआ मे बी एडजस्टेड, मतलब उसको लीव में कम करा सकते हैं, ये इसका मतलब है। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा। दोनों ने गलत जवाब दिया तो दोनों को -5 हो Sir, जाएंगे। I answered, sir, against leave due. जी सर। I told, sir. लीव नोट ड्यू सुनाई दिया हाँ, मेरे sir. को। Yeah, ठीक है, sir. अगर आपने बोला है तो चलो ठीक है, आप +10 कर लीजिए। बात समझ में आ गई? मैं क्या मतलब रूल बताना मेरा मतलब था, अगर आपने सही बताया कोई अच्छी बात है, मैं सुनने में थोड़ा लगता है गलती होगी। मैंने अगला गलती। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 37, द पेंशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द रेलवे। जो हम ओल्ड पेंशन स्कीम हम बात करते हैं जिसमें हम लोग भी गवर्न हैं, ये कब से लागू हुआ था रेलवे में? A है 16/11/97, बी है 1164, सी है 11/11/57, डी है 16/11/63। ये क्वेश्चन मैडम के लिए होगा, मधुर मैडम बोलिए। ऑप्शन ए सर, 16, 11, ठीक है, 19। 16/11/57 से पेंशन स्कीम स्टार्ट हुई थी। +10 कर लीजिए। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हुई, ऐसे फैमिली पेंशन स्कीम कब से इंट्रोड्यूस हुई, ये क्वेश्चन अगला 38 द फैमिली पेंशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन रेलवे ऑन। अगला वही है क्वेश्चन नंबर, ये सारे ऑप्शन पुराने वाले ही हैं, इसलिए बताओ फैमिली पेंशन स्कीम कब से स्टार्ट हुई? 64, sir. Pass, sir, 64. आज भी बोल रहे हो 64 मतलब? नहीं, pass, sir. हाँ. फिर again I'll have this thing, cut off marks, sir. मैडम बताइए। ऑप्शन बी 1164। I'm not sure, sir. इसलिए क्विज कंपटीशन कर रहा हूँ कि या तो आपको मैंने बताया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कंफ्यूज है मतलब तैयारी की और थोड़ी जरूरत है, ठीक है ना? इस क्विज कंपटीशन के पीछे हमारा जो स्पीड यही है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो, प्रिपरेशन हमारी कम है और थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है ना? तो आपने बताया नहीं तो ठीक है, आपको माइनस नहीं होंगे, मैडम के +5 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, पेंशनर वुड बी एंटाइटल्ड टू हैव कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन रिस्टोर्ड टू देम ऑन, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना, कर चुका है। जी। तो अगला हम लेते हैं क्वेश्चन है, रिटायरमेंट ग्रेजुटी पेबल ऑन रिटायरमेंट टू अ रेलवे सर्वेंट हु हैज पुट इन 15 इयर्स ऑफ सर्विस। कर्मचारी है उसको रिटायरमेंट के टाइम पे 15 साल की सर्विस हुई हो, सुपरनियट हो गया वो, ठीक है ना? जी सर। तो उसको कितने टाइम की जो ग्रेजुटी मिलेगी वो कितना मिलेगा? ये क्वेश्चन किसका है? किसका है? बोलिए। ऑप्शन ए। सही बात है, रिटायरमेंट में जो होता है वो 50% आधा हो जाता है जनरली। कोई भी कर्मचारी है अगर रिटायरमेंट है उसका, तो 20 साल की सर्विस है 10 मिलता है उसको, और मिनिमम तो 10 साल होनी जरूरी है ना रिटायरमेंट में। तो हर 6 महीने के लिए 1/4 एनरोलमेंट मिलता है हर 6 महीने के लिए, तो हर साल के लिए हाफ हो जाता है। तो 15 ईयर्स के लिए का हाफ हो जाएगा 7.5 पगार, तो ये आपका सही हो जाएगा, +10 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एम्प्लॉय हु हैड
34 years of qualifying service, dies while in service, he is widow, is entitled to death gratuity. रिटायरमेंट का हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया ऊपर, डेथ ग्रेच्युटी का है रेस्ली के लिए सवाल है कि कोई आदमी मर गया है, उसके 34 साल की सर्विस हुई है उसकी, तो उसकी वाइफ को कितने महीने का अमाउंट मिलेगा? ए 34, बी 20, सी 10, डी 33। 33 sir. धीरे से क्यों बोल रहे, जोर से जवाब दो ना, घबराते घबराते बोल रहे हो। No, no. कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे को। मैं बता दूं, क्वेश्चन मैंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए डाला था कि जो ग्रेजुएटी होती है वो मैक्सिमम 33 से ज्यादा बढ़ेगी नहीं। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में 34 डाला था कि आप 34 आंसर न दो, तो मैक्सिमम किसी भी कर्मचारी को जो ग्रेजुएटी मिलेगी डेथ केस में 33 इयर्स एनरोलमेंट और 20 लाख विच एवर इज भी आपका रहेगा उसमें, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे 33 सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन आपका है ये सही, +10 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मिनिमम फैमिली पेंशन कितना मिलेगा? ऑप्शन ए 9,000। ठीक है, +10 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस एडमिसिबल इज रुपीज, डीएलआई जो बोलते हैं इसलिए 1,20,000 sir. मैडम 60,000 ऑप्शन ए सर। डीएलआई मैक्सिमम रेसली जो है 60,000 रुपीज है, Okay. ठीक है। ये जो है अगला क्वेश्चन इसके कनेक्शन में, इसलिए मैं समझा नहीं रहा। कोई भी आदमी को डीएलआई जो मिलेगा मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 60,000 ही मिलता है ना। क्वेश्चन 46 है द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर सैंक्शन ऑफ पेंशन, पेंशन के लिए मिनिमम सर्विस कितनी चाहिए? 10. 10 प्लस कर लीजिए 10। अगला क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मंथली पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय रिटायरमेंट, कोई कर्मचारी रिटायर होता है उसका पेंशन कैलकुलेशन करने का क्या रूल है? इसमें ए है 50% ऑफ द एमोलमेंट और एवरेज एमोलमेंट विच एवर इज बेनिफिशियल, 30% ऑफ द एमोलमेंट और एवरेज एमोलमेंट विच इज Is A sir. सही है, चलो ठीक है, +10 कर लीजिए। जो पेंशन होगा वो लास्ट एमोलमेंट का 50% या एवरेज एमोलमेंट में होता है लास्ट 10 मंथ्स, ठीक है ना। लास्ट 10 मंथ्स उसमें जो भी हायर हो, लोग ये बोलेंगे कि लास्ट जनरली लास्ट वाला ही हायर होगा उसका, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है लास्ट में किसी का स्टॉपेज ऑफ एनआईपी वगैरह पेनल्टी वगैरह होती है, रिडक्शन वगैरह होता है, उसकी वजह से लास्ट जो एमोलमेंट कम हो सकता है, तो वहाँ 10 मंथ्स। जो नॉर्मल केस में तो लास्ट मंथ का सैलरी ही हायर होगा, लेकिन किसी का एनआईपी या एब्सेंट वगैरह किसी वजह से रहा हो, लास्ट मंथ एमोलमेंट उसका कम हो जाएगा। मान लीजिए कोई बंदा 20 दिन एब्सेंट रहा उस दिन, वो कम हो जाएगा, तो ऐसे मामले में हम ये करते हैं, तो ये कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 द क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर पेंशन सर्विस टू एक्सेप्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट इज, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए मिनिमम सर्विस कितनी चाहिए क्वालिफाइंग सर्विस? ऑप्शन डी 20 इयर्स सर। 20। बड़ी जल्दी जवाब आ गया तुम्हारे इस बार। क्वेश्चन है 49 मिनिमम पेंशन इज, सिंपल Sir, क्वेश्चन, repeated question sir. So many times you have asked. सॉरी, चलो आगे इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन 50 द डीएनएस रिलीफ आफ्टर रिटायरमेंट इज पेएबल ऑन, क्वेश्चन 50 द डीएनएस रिलीफ आफ्टर रिटायरमेंट इज पेएबल ऑन ए फुल पेंशन पे जो डीआर मिलता है रिटायरमेंट के बाद, जैसे हमको डीए मिलता है, हमको डीआर मिलता है, वो फुल पेंशन मिलता है। बी रिड्यूस पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन है, सी लास्ट एनरोलमेंट, या नॉट एबल टिल फुल रिफंड ऑफ कम्यूटेशन अलाउंस। इसका जवाब है ना फुल पेंशन ऑप्शन ए। बता दो आपको, कोई भी कर्मचारी है उसको जो पेंशन मिलता है, तो पेंशन के बाद अगर वो कम्यूट करा लेता है 40%, तो पेंशन उसका कम हो जाएगा, लेकिन जो डियरनेस लीव होता है वो फुल पेंशन जो भी इसकी सैंक्शन, मान लीजिए किसी कर्मचारी को 50,000 पेंशन है, 40% कम्यूट करा लेगा तो उसको पेंशन जो मिलेगी 30,000 मिलेगी उसको, है ना। लेकिन जो डीआर होगा वो होगा उसका 50,000 रुपये ही उसको मिलेगा। अगला क्वेश्चन 51 द डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम इज लिंक्ड टू, जो अभी डीएलआई बताया था लास्ट में क्वेश्चन था, हमें मैक्सिमम 60,000 मिलता है, वो किसके साथ लिंक्ड है? पीएफ, डीसीआरजी, लास्ट एनरोलमेंट और जीआईएस। पीएफ B sir. पीएफ पे, प्रोविडेंट फंड पे सर। ठीक है, ये ए सही है, पीएफ से ही कनेक्टेड है। पीएफ में कुछ मिनिमम अमाउंट ना होना चाहिए, उसके बाद अगर है तो आपको फिर उसमें डीएलआई का बेनिफिट मिलता है। क्वेश्चन 52 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू ए रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय इज, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के लिए मैक्सिमम ग्रेजुटी कितना है? सिंपल क्वेश्चन है। 25. 25
25. Wrong 20 answer. lakhs. 20 lakhs. 20 lakhs. Confuse होगा ना? -5 कर लो। आराम से जल्दीबाजी मत करो। यही क्वेश्चन एग्जाम में हम गलती करते हैं हम, है ना? तो क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये रेलवे बोर्ड का जो नायर स्टाइल में हमने बनाया पेपर कि पहला है डिसचार्ज पेएबल डिपेंड्स ऑन द डेट ऑफ डी एडमिसिबल, और नंबर 2 है कम्यूटेड वैल्यू पेएबल इज लिंक्ड टू द एज ऑफ द एम्प्लॉय रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस। डीसीआरजी जो मिलता है वो डीए जो है उस पर डिपेंड होता है, और दूसरा है कम्यूटेड वैल्यू जो है उसकी रिटायरमेंट एज की से लिंक है। इसमें किसका क्वेश्चन है ये? आपका है? जी सर, बोथ आर करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, बहुत अगर सही है कि दोनों डीसीआरजी में जो भी आपका करंट डीए चल रहा होगा उससे ही कैलकुलेशन होगा, साथ में कम्यूटेड वैल्यू जो मिलती है इंसान को आपका जो नेक्स्ट ईयर जो बर्थ आ रहा है उसके हिसाब से मिलता है, तो आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन कितना है इसमें? 75. जसली 75,000. ठीक है, करेक्ट। अगला हम चलते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, क्वेश्चन हो गया क्या? रिटायरमेंट No, ग्रेजुएटी no, sir. 5 साल। बोलिए कितना है आइए, मिनिमम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग? 5 साल होना चाहिए। ठीक है, +5 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिकॉर्ड फॉर फिक्सिंग द फुल पेंशन इज ईयर्स। पेंशन के लिए कितनी सर्विस चाहिए आपको फुल पेंशन लेना हो तो? ये क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन में बताया मैं पूछ लेता हूँ। 33 years, sir. मैडम 33. क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया हुआ है, मेरा ही मानना है कि इसमें अलग अलग आदमी का अलग आंसर हो सकता है। इसमें मेरा जो आंसर है वो है बी 10। बता दो क्यों 10 सही है? क्योंकि फिफ्थ पे कमीशन में जो फुल पेंशन लेने के लिए 33 ईयर सर्विस करनी पड़ती थी। अगर आपकी 33 से कम है तो आपको रिड्यूस पेंशन उतना प्रोपोर्शनेट कम होता था आपका, ठीक है। 6 पीसी से इसको खत्म कर दिया है और कहा गया है कि अब आपको फुल पेंशन मिलेगा 10 ईयर्स की सर्विस पे। तो अभी 10 आपको years अगर मैक्सिमम पेंशन लेना है तो आपको 10 ईयर्स में पूरा मिल रहा है, ठीक है। जी। दोनों आप -5 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 57 में 2 पार्ट है। एन एम्प्लॉय रिमूव फ्रॉम सर्विस इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी फॉर्म ऑफ पेंशन। कर्मचारी रिमूव हो गया, उसको किसी तरह का भी कोई पेंशन बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा है द पेंशन बिकम्स पेएबल टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज फ्रॉम द लास्ट वर्किंग डे ऑफ हिज सर्विस। तो पेंशन कोई कर्मचारी रिटायर होगा तो जिस दिन लास्ट वर्किंग डे है वहां से उसका पेंशन स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या सही लगेगा? 1 and 2 आर करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 and 2 आर इनकरेक्ट। 1 and 2 are correct. क्या क्वेश्चन है ये? सर मुझे बोलना है, उनको बोलना था? हाँ बोलिए, मधुर आप बोलिए। 1 and 2. Yes, 1 is correct, second is wrong. Option B is correct. रेस्ली तुम बताओ। Sir. Sir, both are correct, sir. क्वेश्चन दोनों का आपको आता है लेकिन से कंफ्यूज हो गया। An employee removed from services and रिमूव होता है उसको पेंशन का कोई फॉर्म नहीं मिलता है। I remove from कंपल्शन अलाउंस इज आल्सो फॉर्म ऑफ पेंशन बताया था मैंने आपको। तो कंपल्शन अलाउंस मिलता है, ये गलत हो गया आपका पहला वन। okay. और दूसरा है पेंशन पेएबल फॉर लास्ट डे से कहीं पेंशन स्टार्ट होती है, रिटायरमेंट के अगले दिन से पेंशन स्टार्ट होती है। तो नहीं रॉन्ग है ऑप्शन। दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है क्वेश्चन। नहीं ऑप्शन। सही है ना? ये आपको सबको मालूम है लेकिन हम वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस इज एंटाइटल्ड टू ड्रा कंपल्शन अलाउंस एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ। कर्मचारी रिमूव डिसमिस हो गया है तो उसको कंपल्शन अलाउंस कौन दे सकता है? कौन सी अथॉरिटी देगी? पहला है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दूसरा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सी अथॉरिटी हु हैज डिसमिस्ड और रिमूव द एम्प्लॉय, एंड डी है रिवीजन अथॉरिटी। Appointing authorities. अपॉइंटिंग अथॉरिटी मैडम कहीं प्लस हुई है। Sir, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 58 बोलिए इसलिए। 58 ऑप्शन सी सर।
क्या बोला जवाब? तब जरूर ना, हाँ। ठीक है। Option C. अथॉरिटी हु डिसमिस एंड रिमूव द एम्प्लॉय, ठीक है। तो मुझे कुछ बताना था। एक पुराना नियम है डीआर के अंदर कि कोई कर्मचारी अगर रिमूव डिसमिस जैसा होता है, जो भी अथॉरिटी उसको रिमूव डिसमिस करती है, सपोज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने रिमूव डिसमिस किया उसको, ठीक है ना, वही उसको कंपल्सरी अलाउंस सैंक्शन कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई अंदर अपील करता है, हायर अथॉरिटी चाहे तो पेनल्टी रिवाइज कर सकती है, लेकिन उससे हायर अथॉरिटी जो है एक बार जिस अथॉरिटी ने इसको रिमूव किया है वो दूसरी अथॉरिटी इसको कंपल्सरी अलाउंस नहीं दे सकती। सेम अथॉरिटी जिसने किया है, वही एक रूल था पुराना कि सेम अथॉरिटी ही करेगी। हायर अथॉरिटी पेनल्टी चेंज कर सकती है, लेकिन सिर्फ कंपल्सरी अलाउंस देने नहीं देने में वो नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। पुराने का नियम था। रिसेंटली अभी शायद 2022 में मैंने कहीं रूल पढ़ा है, उसमें बोर्ड ने चेंज किया। उसमें बोला है कि अब हायर अथॉरिटी भी चाहे तो जो है कंपल्सरी अलाउंस दे सकती है उसके अंदर। नियम उसमें एक चेंज हुआ है, इसलिए मैंने कहा बता दूं इस को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है द फैमिली पेंशन बिकम पेएबल फैमिली ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय फ्रॉम, कब से फैमिली पेंशन मिलती है? पहला है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द फैमिली पेंशनर, on the next date on which employee pensioner died, on the date on which employee pensioner died, on the date of issue of death certificate of the employee pensioner. फैमिली पेंशन कब से स्टार्ट होगी? Yes, sir. The date of application is received. Yeah. Wrong. Option B. sir. On the next date of employee, के भी सही है इसमें। पेंशनर जो फैमिली पेंशन तो जिस दिन पेंशनर एक्सपायर होगा उसके अगले दिन से स्टार्ट होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। The percentage बताइए of gratuity DC can be withheld if the employee does not vacate the quarter. अगर कोई रेलवे कर्मचारी है, रेलवे क्वार्टर खाली नहीं करता है, उसका कितना परसेंट जो ग्रेजुटी है हम उसको रोक लेते हैं? बोलिए। पूरा ही सर 100%। ठीक है, परसेंट कर लीजिए, 100% ही रोकते हैं इसमें, ठीक है। जब तक उसका मकान खाली नहीं करेगा रेलवे एम्प्लॉय, उसका हम डीसीआरजी को विथिल कर लेते हैं, नॉल बोले, ठीक है। साथ में उसको पास भी हम इशू, पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीट पास भी हम रोकते हैं उसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 61 है बिफोर अलाउंग द फैमिली पेंशन फॉर लाइफ एनी सच हैंडीकैप्ड सन और डॉटर the dash shall satisfy that the handicap is of such a nature so as to prevent him from earning his her livelihood. नियम है कि हैंडीकैप सन और डॉटर को हम लाइफ लॉन्ग पेंशन दे सकते हैं। उसके लिए किस अथॉरिटी को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि भाई उसकी जो हैंडीकैप्ड है उसका इस प्रकार का नेचर है कि ही इज अनेबल टू अर्न। पहला अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दूसरा चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सी है मेडिकल बोर्ड, डी है डीआरएम। कौन अथॉरिटी को पावर है ये करने के लिए ऐसे मामलों में? बोला आपने? जी सर। बोलिए। डी बोलिए बोला कि ना, बी बोला, फिर कंफ्यूज मैं बोलो। चीफ मेडिकल बी बोला आपने। बी। ये रॉन्ग हो गया, मैडम बोलिए। मेडिकल बोर्ड, मेडिकल बोर्ड। दोनों गलत है, माइनस 5 कर लीजिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये आप जवाब, आप दोनों ने शायद जो जवाब दिया है दोनों लॉजिक लगाया अपना, पढ़ा नहीं रूल, समझ में आ गया मेरे को। मैं बता दूं, रिसेंटली रेलवे बोर्ड के सर्कुलर 2021 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया है, उससे पहले भी सर्कुलर आया कि कोई भी हैंडीकैप सन डॉटर है उसको जो है पेंशन हम दे सकते हैं, subject to condition if appointing authority is satisfied that the handicapped is of such nature that to unable to earn. कोई भी हैंडीकैप सन को पेंशन स्टार्ट करना है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगा। रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसीज निकली इसके कनेक्शन में काफी पॉलिसी अभी हाल फिलहाल में आई है। अगला क्वेश्चन है द फिक्स मेडिकल अलाउंस पेएबल टू एलिजिबल रिटायर्ड 1000 कर लो। अगला क्वेश्चन 63 लीव एनकेजमेंट पेएबल शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू, कितना मिलता है लीव एनकेजमेंट रिटायरमेंट और डेथ पे मैक्सिमम? 300 days। ठीक है, एक बोलिए नंबर 10 किसका था अभी, फिर दोनों बोलेंगे नहीं चलेगा। नेक्स्ट मैडम नहीं, माधुरी मैडम स्टार्ट कर दीजिए, नहीं। ठीक है। अभी माधुरी मैडम अल्टरनेट चलेंगे अपन। लीव एनकेजमेंट शैल बी पेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन केस डैश इज आर पेंडिंग अगेंस्ट द रिटायर
एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। पर लीव एनकेशमेंट जो है वो कर्मचारी के खिलाफ कुछ केसेस मामले चल रहे होते हैं, तो वो जो अथॉरिटी जो होती है, चाहे तो उसको दे सकती है, चाहे तो नहीं दे सकती, चाहे तो पार्ट पेमेंट कर सकती है। ये आपने नियम पढ़ा होगा आपने, जो लीव रूल में लिखा हुआ है चैप्टर 5 केआरसी में। कौन से केस चल रहे होते हैं तब वो इसके जो अथॉरिटी के पास आ जाता है। हालांकि मैं डिस्प्ले अथॉरिटी जो लिखा हुआ है इसमें, डिस्प्ले अथॉरिटी जो होगी उसको देगी, तो कौन से केसेस चल रहे होंगे। पहला है आपका इसमें 1, 2, 3 लिखा हुआ है, डिस्प्लिनरी केसेस, विजिलेंस केसेस, क्रिमिनल केसेस, ये सारे केसेस कौन कौन से केसेस होंगे, तो उसको लीव एनकेशमेंट थोड़ी रोक है, और अब डिपेंड चला जाएगा वो डिस्कशन ऑफ द अथॉरिटी। कौन सा मान लें मैडम, बताइए। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी सारे। जी, वो भी हो सकता है। रॉन्ग, इसलिए बताओ। सर ये नहीं बनाते। 3 सर, 1 and 3। 1 and 3 करेक्ट है। ये दिमाग लगा, अच्छा सोच के बताया इसने। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने कन्विंस करने के लिए बताया था कि कोई भी कर्मचारी है, उसके खिलाफ अगर विजिलेंस का कोई पेंडिंग है, उससे सेटलमेंट ड्यूज पे या आपका जो है लीव एनकेशमेंट में कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। जो नियम है उसमें सिर्फ 3 कंडीशन बता रखी है कि आइदर अंडर सस्पेंशन हो एम्प्लॉय, डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग हो, मेजर डीआर केस हो, या क्रिमिनल केस पेंडिंग हो, तभी आपको सेटलमेंट भी पेंडिंग होता है और आपका लीव एनकेशमेंट भी अप टू द डिस्कशन अथॉरिटी को चला जाता है। तो विजिलेंस केस जो इसमें वो गलत आ जाएगा, तो आपको 1 और 3 सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला है, इसका क्वेश्चन है ये रेस्ली के लिए रहेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये डेफिनेशन है पेंशन मैनुअल में। रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूड्स पेंशन, सर्विस ग्रेजुटी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी वेयर एडमिसिबल।